वैल्यू 14.9 है और डाले गए कुल मतों की संख्या वो तो बच्चों 100% आती है ना। तो 100 का मान कितना होगा 1490 और ये 1490 ही तो हमारा राइट आंसर है ना। इतना प्यारा क्वेश्चन, इतना शानदार, इतना जबरदस्त और कहाँ हो सकता है। और सुन लो भाई, आने वाले समय में सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी भर्तियां हैं, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी का हो, चाहे एनटीपीसी का हो, चाहे आपका इंडियन आर्मी, जिसको अभी जो इंडियन आर्मी के भाई भी कुछ कमेंट कर रहे थे, है ना, उसके लिए हो, और कोई भी भर्ती परीक्षा हो, उसके लिए मैं मैथमेटिक्स चालू करूंगा। तो मेरे भाइयों तुम तैयार रहना, ठीक है। हाँ, एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% प्राप्त हुए 476 मतों के बहुमत से निर्वाचित हो गया। डाले गए मतों की संख्या कितनी है। मैं चाहता है मेरे भाई कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर तुम सब दे दो, ठीक है ना। हाँ, अब देखो ये क्या कहता है भाई, मेरी बात को समझ लेना, ये यहाँ से ध्यान से समझो। टोटल जो वोट होते हैं ना, वो टोटल वोट होते हैं 100%। इस बात को विशेष ध्यान रखो, ठीक है। चलो जी, ये दो भागों में डिवाइड कर दो भैया, एक वो कर दो जो हार गया, एक वो कर दो जो जीत गया। अब एक उम्मीदवार को मिला है 84%, तो जिस इंसान को 50 से ज्यादा मिल गया वो जीत जाता है। एक को 84 मिला तो दूसरे को 16% मिल गया। एक उम्मीदवार को 84% मिला ना, तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिल गया भाई, 16% मिल गया। ये आप लोग ध्यान रखो। अब सुनो, यहाँ ध्यान रखना, ये क्या कहता है, यहाँ हार जीत कितने की हुई भाई, हार जीत कितने की हुई। तो हमने क्या कहा सर, 84 में से 16 घटाना है, 4 में से 6 जाता नहीं, 14 में से 6 गए तो 8 बचे, और 7 में से 1 गया तो 6 बचा। 68%, 68% और 68% से हार जीत हो गई। हार जीत का मामला 68% का हो गया है। अब सुनो मुझे कि डाले गए मतों की संख्या कितनी है। अरे हार जीत 68% है, 68% की वैल्यू है कितनी, 476, 4 7 6, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 4 7 6 बट्टा 6 8। और डाले गए कुल मत कितने हैं, तो मेरी बात को सुनो, डाले गए कुल मत कितने हैं, तो 100% हैं। इसको गुना कर दीजिए 100% से, अब आप लोगों का आंसर आ जाएगा। जैसा कि आपको पता है ना, आज पता है तो टोटल 700 आ गया है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसका भाग इसमें 7 बार जाता है। 8 की टेबल में 6 कब आता है, तो 7 बार 56 में 6 आता है ना। आप देखो 68 को गुना करो 7 से, 7 गुना 8 56, बस ये वाला मामला था। हासिल 5, 7 गुना 6 42 और 5 47, बोलो है कि नहीं ये मामला। तो 700 हमारा उत्तर आ जाएगा। आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है और आराम से हल करते रहिए, आराम से पढ़ते रहिए मस्त तरीके से। आगे देखो, हम लोग टाइप नंबर 32 में आ गए हैं, टाइप नंबर 32। और टाइप नंबर 32 की अगर मैं बात करूं तो ये जो क्वेश्चन है ये है जनसंख्या पर आधारित प्रश्न है। और जनसंख्या वाले प्रश्नों को कैसे करना है बेटा, मैं चाय नहीं पीऊंगा, क्योंकि मैं चाय पीऊंगा मेरा गला खराब हो जाएगा, वो भी किया हुआ है और करना है ना। तो भाई अभी हमारा सफर लंबा है, हम 32 में चल रहे हैं। आपको पता है 80 में से 32 माइनस करते हैं, 10 में से 2 गए 8 और 7 में से 3 गए 4। अभी 48 टाइप और बच रहे हैं। अभी तो इसके बाद लाभ हानि आएगा, उसके बाद साधारण ब्याज आएगा, उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। अरे बावड़ों, 3 टॉपिक तो अभी कतई खतरनाक पड़े हैं। अभी 3 टॉपिक तो वो हैं जिसमें हम चिल गाड़ी बना देंगे, ठीक है ना। हाँ बेटा, सीटी की फुल स्टडी गाइड बुक आ चुकी है, आप ले लेना। इधर सुनो, यदि एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 25% बढ़ती है तथा दूसरे वर्ष में 36% बढ़ती है, तो जनसंख्या में वृद्धि की औसत प्रतिशत दर क्या है। हे प्रभु, क्या बात बोल दी। मैं सोच रहा कि इस प्रश्न का आंसर तुम बता दोगे क्या, है ना। मैं यही सोच रहा हूँ कि तुम इस प्रश्न का आंसर बता दो, क्योंकि अभी तक केवल 18,000 लोगों ने सेशन को लाइक किया है। मैं सोच रहा हूँ जल्दी जल्दी 20-50,000 का टारगेट था कि आज लाइक 50,000 आएंगे, परेशानी। जल्दी आंसर बताओ, जल्दी आंसर, जल्दी 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 जल्दी। मैं को भाई मैं बना चिल गाड़ी। हो क्या बात है। 3 बेटा, अभी 3 कहाँ बजे, अभी तो 1 बज के 3 मिनट हुई है बाबू, है ना। हाँ, अब सुनो भाई, मैं बताता हूं आपको क्या करना है। मान लो किसी गांव की जनसंख्या 100 है। किसी गांव की जनसंख्या कितनी है बच्चों, 100 है, ठीक है। हाँ, पहले वर्ष में 25% बढ़ती है, तो हमने कहा 125 कर दो। पहले वर्ष में 25% बढ़ती है तो हमने क्या कहा, 125 कर दो। दूसरे वर्ष में 36% बढ़ती है तो हमने कहा 136 कर दो। बताओ, इससे ज्यादा हम क्या ही कह सकते हैं। और हम किसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं जी, नहीं कह सकते, है ना। देखो, 100 से 100 काटा, 25 का भाग 5 बार गया, 25 का भाग 4 बार गया, 135। अच्छा सुनो सुनो, मैं एक काम और कर देता हूँ, 4 का भाग 5 में दे देता हूँ। तो 4 का भाग 5 में दूंगा तो 1.25 बार जाएगा, और 1.25 को गुणा करना 135 से, ये आ जाएगा बेटा 170। अब मेरी बात को सुनो, ये आपका राइट आंसर हो गया। अच्छा 136 से माफ कीजिएगा, 136 है, 136 ये पहले 25% बाद में 36%, ठीक है। हाँ 136 कर दिया माय डियर जगदीश। हाँ, जगत प्लस अधीश जगदीश, है ना। हाँ, अब देखो मेरी बात सुनो, 136 इसको अगर मैं पूरा करूंगा तो 170 आएगा। अब मेरी बात को सुनो, मैं जो कहना चाहता हूँ वो सुनो। मान लो किसी गांव की जनसंख्या पहले 100 थी और आज उस गांव की जनसंख्या 170 हो गई। बताओ कितनी बढ़ी, 70। कितने साल में बढ़ी, 2 साल में। इसका मतलब एवरेज कितना आ गया, 35%। एवरेज कितना आया बच्चों, 35%। जिस भाई ने 35 आंसर दिया था उसने वास्तव में बहुत बढ़िया तरीके से ड्यूडी ड्यूडी डम डम कर दिया था जी। चलो जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत शानदार बात है। मैं तो कहूँ भाई जी, आज पग दुख न लागा, है ना। अभी 5 घंटा होया को नहीं, पर 5 घंटा होया भी नहीं मारा तो भाई जी पग दुख न लागा। थोड़ा थोड़ा पग दुख है, पर मैं कहीं करूँ, आज घंटा 12 खड़े रहूँ है, 7 घंटा बार और है ना। इधर सुनो, ये क्या कहता है, एक स्कूल में 1400 छात्र हैं, उनमें से 25% चश्मा लगाते हैं और चश्मा लगाने वालों में 2/7 लड़के हैं। स्कूल में कितनी लड़कियां चश्मा लगाती हैं। वाह, कितना प्यारा प्रश्न है भाई। सुनो, टोटल कितने हैं जी, टोटल 1400 हैं, ठीक है। अब देखो कितने चश्मिश हैं और कितने चश्मिश नहीं हैं, कितने लोग, है ना।
मैंने काला चश्मा, ओहो ये चश्मा लगाने वाले हैं और ये चश्मा नहीं लगाने वाले हैं। दो प्रकार के तो लोग हैं, कुछ लोग चश्मा लगाते हैं, कुछ लोग चश्मा नहीं लगाते हैं। मुझे तो भाई साहब जिंदगी में केवल दो ही प्रकार के लोग पसंद आए, एक तो वो जो चश्मा लगाते हैं, एक वो जो चश्मा नहीं लगाते हैं। ठीक है, जय हो महाराजा सूरजमल की जय हो। अब मेरे भाइयों पढ़ लो, 25% चश्मा लगाते हैं। बेटा याद रखना 1400 का 25% होता है 350। 1400 का 25% कितना होता है 350। 350 लोग चश्मा लगाते हैं। चश्मा लगाने वालों में 2/7 लड़के हैं। कितनी लड़कियां चश्मा लगाती हैं? अब मेरे को एक बात बताओ, जो लोग चश्मा लगाते हैं ना उनमें 2/7 कौन है? चश्मा लगाने वालों में 2/7 लड़के हैं, बॉयज हैं। अब मेरे को एक बात बताऊं मैं आप लोगों को, मेरी बात को समझना, मेरी भावनाएं समझना है ना, मेरी फीलिंग्स समझना। अब मेरी बात को सुनो भाई। हाँ, 7 में से 2 हैं वो लड़के हैं। चश्मा लगाने वाले जो लोग हैं ना, उन चश्मा लगाने वाले लोगों में 7 में से 2 तो लड़के हैं। ये तो बॉयज हो गए। अब बात करता हूं गर्ल्स की। भाई साहब 7 में से 2 तो लड़के हैं और 7 में से 5 लड़कियां हैं। यही तो है, बोलो क्लियर है कि नहीं है? 7 में से 2 तो बॉयज हैं, ऐसा यहां बोला, तो बचे हुए 7 में से 5 लड़कियां हैं। टोटल 350 है, तो 350 का आप लोग कर दीजिए 5/7। 7 का भाग 35 में 5 और 50, 50 गुना 5 हो गए बच्चों 250, और ये हो गया 250 का मतलब 250। बोलो क्लियर है? बोलो डन डना डन है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और अगले क्वेश्चन की ओर चलें। किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 812 है, तो विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं? अब मुझे जल्दी से आंसर बताओ। और हाँ, अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो बीच बीच में से क्लास में से बंक मार रहे हैं। जो बीच बीच में से क्लास में से बंक मार रहे हैं ना भाई, उनसे तो तब पूछूंगा जब तुम्हारा एग्जाम होगा, जिस दिन पेपर होगा, पेपर देकर करके तुम बाहर आओगे, मैं लाइव सेशन लेकर आऊंगा, मैं बोलूंगा क्या हाल है, गणित कैसी रही? तो जो बीच में छोड़ करके जा रहे हैं ना, वो पता है क्या बोलेगा? मार साहब अगर गणित पढ़ लेता ना तो आज मैं नौकरी लग जाता। भाई नौकरी लगना है ना, तब तो गणित पढ़नी पड़ेगी। तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। जो बीच में क्लास को बंक करते हैं वो लोग बड़ा नुकसान में आ जाएंगे। तो सुनो भाई, क्लास के अंदर 100% टोटल स्टूडेंट होते हैं। इनको 2 भागों में बांट दिया जाता है। कुछ हैं बॉयज, कुछ बॉयज हैं यानी लड़के हैं, कुछ गर्ल्स हैं GIRLS हैं, और 60% लड़के हैं। अगर लड़के 60% हैं तो लड़कियां 40% हैं। अगर लड़के 60% हैं तो लड़कियां 40% हैं। लड़कियों की संख्या 812 है। अब अगर देखो ये हैं और ये हैं, अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, है ना। अगर मैं बोलूं कि 40% का मान है बच्चों 812, तो 1% का मान है बच्चों 812/40। ये 1% की वैल्यू आ गई। दिस इज द वैल्यू ऑफ 1%। अब क्या करना है तो बताइए कुल कितने लड़के हैं? अरे बावड़ों, संख्या लड़कियों की थी, पूछा लड़के। 1% की वैल्यू ये है, तो 60% की वैल्यू क्या होगी? गुणा में 60 कर दो, 0 से 0। 4 का भाग 8 रे महीने 2 बारी जावे, और 4 का भाग 12 रे महीने 3 बारी जावे, और गुणा करना है 6 से। 6 गुणा 2 12, 3 गुणा 6 18, 1218। ये हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा 1218। ठीक है, हाँ बिल्कुल सर जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्या हाल है? और बीकानेर है प्रधान है, तो भाई जी वो भी जोधपुर है प्रधान है। मज्जो आई क्यों है? क्या बात करते हो भाई साहब? चाल बदो जनकार उठ बदो छियान में जा रहे हैं जी। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? यदि एक नगर की जनसंख्या 64,000 है और उसमें 10% वार्षिक वृद्धि होती है, 3 वर्षों के बाद नगर की सही जनसंख्या कितनी हो जाएगी? है ना। अब भाई हमारा भाई लोगों, ये क्या कहता है? ये ऐसे कहता है कि एक नगर की जनसंख्या 64,000 है। कितनी है बच्चों? एक नगर की जनसंख्या 64,000, 10% वार्षिक वृद्धि होती है। अरे चक्रवृद्धि ब्याज आएगा ना, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर ऐसे ऐसे प्रश्न आएंगे, ध्यान रखना तुम। चक्रवृद्धि ब्याज में 3 साल का ब्याज निकालना यही तरीका होता है। 10% की वृद्धि कर दो बेटा, 10% की वृद्धि करोगे ना तो 100 से 110 हो जाएगा। पर कितने सालों की बात हो रही है? ये तो 3 वर्षों की बात हो रही है। कितने वर्षों की? 3 वर्षों की बात हो रही है। अगर 3 वर्षों की बात करनी है ना बाबू भैया, तो एक बार और करो, ये 2 साल हो गए। एक बार और करो, ये 3 साल हो गए। चलो जी, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 6, 11 गुना 11 गुना 1331 होता है जी। 1331 गुणा कर दो जी किससे? गुणा कर दो जी 64 से। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें आएगा 85,184। 85,184 आएगा, और ये अपना राइट आंसर आएगा। आप बोलोगे भाट साहब एक बात बताओ ना, इसमें आपने इतना सोल्ट में गुणा कैसे कर दिया है? ऐसा कैसे हुआ? मैंने कहा बच्चों, यहाँ 1 है और यहाँ 4 है। 4 को 1 से गुणा करूंगा 4 आएंगे। इकाई अंक तो 4 आएगा ना। इसमें इकाई अंक 4 है क्या? ना बाबू ना, ना बाबू ना, ना बाबू ना। केवल बचा कौन? सेकंड ऑप्शन। बोलो क्लियर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है। और मैं तो कह रहा हूं जी, एक बार आप और बताओ ना, तुम राजस्थान में कहां से सेशन देख रहे हो? मुझे जल्दी बताना, है ना। फिर एक बार सब लोग, एक बार फिर से बताओ, राजस्थान में कहां से देख रहे हो? और एक बार सब लोग बताओ, डूडी डूडी डम डम, है ना। डूडी डूडी डम डम, डूडी डूडी डम। चलो जी इधर संख्याओं पर आधारित प्रश्न है, तो संख्याओं पर आधारित प्रश्न है ना, तो देखो हाँ,
ये वाले क्वेश्चन कैसे आएंगे? तो इन प्रश्नों की ओर अगर हम लोग चलें तो मेरे प्यारे भाइयों आ जाओ जी। ये क्या कहता है? रवि परीक्षा में 72% अंक प्राप्त करता है। अगर ये 360 अंक हैं तो अधिकतम अंक कितने हैं? मैं कहूं घुमा घुमा के जो तुम्हारी मर्जी है वैसे प्रश्न पूछ लो। हर प्रश्न अपन को हल करना है और एक बार सभी लोग बोल दीजिएगा जय श्री श्याम, जय श्री राम, जय जोहार, जय हनुमान। क्या बात है ना? सुनो भाई, 72% प्राप्त करता है। कोई भी संख्या होती है ना, वो अपने आप में 100% होती है। कोई भी संख्या हो, कुछ भी हो, वो अपने आप में कितनी होती है? तो वो अपने आप में बाबू भैया 100% होती है। पर ये तो 72% है। अगर ये 72% है तो हम बोलते हैं 72% का मान 360 है जी। बहुत अच्छी बात। 72% का मान 360 है तो 1% का मान 360 बट्टा में 72, 36 का भाग 72 में 2, यानी 1% का मान 5। 1% का मान कितना आ गया बच्चा? 5 आ गया। अब हमें क्या चाहिए? अधिकतम अंक चाहिए। अधिकतम अंक कितना प्रतिशत होता है? 100% होता है। 1% की वैल्यू 5 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 100% की वैल्यू हो जाएगी, 1% की वैल्यू 5 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 500 हो जाएगी। बोलो क्लियर है क्या? ये आपको राइट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत शानदार बात कही आपने। मैं तो कह रहा हूँ मजे ही मजे हैं, इसके तो मजे ही मजे हैं। चलो अगले क्वेश्चन की ओर देखें हैं। कोई संख्या x से 50% कम है और एक अन्य संख्या x से 20% कम है। दोनों संख्याओं का अनुपात कितना है? भाई साहब अब बताओ मुझे क्या करना है। ठीक है, जल्दी से जल्दी मुझे बताना कि ये क्या क्वेश्चन हो सकता है और क्या आप लोग इसका आंसर दे सकते हो। जितना जल्दी हो उतना जल्दी आपको बताना है। समझ गए ना? अभी तो आधा सफर भी नहीं हुआ है बाबू, अभी तो आधा सफर भी नहीं हुआ। क्या करने का रे? मेरी बात सुनो। एक संख्या जो अपने आप में 100 है, ठीक है, इसने क्या कहा? कोई संख्या x से 50% कम है। ये लो जी, जो 50% कम है वो केवल 50 ही है। 10% कम होने का मतलब 90, 20% कम होने का मतलब 80, 30% कम होने का मतलब 70, 40% कम होने का मतलब 60 और 50% कम होने का मतलब 50। अन्य संख्या x से 20% कम है। अगर कोई संख्या 20% कम है तो 80। और हमारा भाई लोगों, हमने अनुपात में पढ़ा कि 50:80 जो होता है, कटाकट करने के बाद 5:8 ही बचता है। और ये आ गया हमारा ए फॉर अनिल बाबा। क्या हो गया? ए फॉर अनिल बाबा। ये अपना राइट आंसर आ गया है। चलो बहुत अच्छी बात, बहुत शानदार बात, बहुत जबरदस्त बात। कोशिश कर दो जी। अनुड़ी नहीं रहे, अनिल बाबा है ना? हाँ, तो आप खुद नाम कहीं बताओ रे बावड़ो। चलो मैं अगले क्वेश्चन में आया। अभी तक सब लोगों ने सेशन को शेयर लाइक नहीं करा, भाई कर देना पाप लगेगा। और हाँ, जो क्लास के बीच में बंक मारता है उसको परीक्षा वाले दिन देखा जाएगा, क्योंकि जो लाइव पढ़ेगा, लगातार पढ़ेगा, उसी को ही तो मजा आएगा ना। अब सुनो मेरी बात है। एक संख्या का 13% उसी संख्या के 5% से 16 ज्यादा है, वह संख्या क्या है? चलवा दो भाई साहब, झनकार उठवा दो। मान लो कोई संख्या 100% है जी। कोई संख्या कितनी परसेंट है? तो हम लोगों ने क्या कहा? कोई संख्या अपने आप में 100% है। एक संख्या का 13%, इसी संख्या का 13% उसी संख्या के 5% से, उसी संख्या के कितने परसेंट से? 5% से। एक संख्या का 13% उसी संख्या के 5% से कितना ज्यादा है? 16 ज्यादा है। भाई साहब ये देखो, जहां पर नाम आ जाए कम या फिर जहां पर नाम आ जाए ज्यादा, ये दोनों का मतलब ही क्या होता है? तो दोनों का मतलब ही अंतर होता है। कहीं नाम कम आ जाए, कहीं नाम ज्यादा आ जाए, इनका दोनों का मतलब अंतर होता है। और यहाँ पर जो अंतर है ना 13 और 5 का, वो अंतर है मेरे प्यारे भाइयों 8% का। 8% का मान 16 है, 1% का मान 2 है, तो 100% का मान जो हो जाएगा ना वो 200 हो जाएगा। चलो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। कितनी प्यारी सी बात होगी, कितना शानदार सा हमारा क्वेश्चन होगा। और सुन लेना भाई, है ना। अगले क्वेश्चन में चलें क्या? यदि एक संख्या 10% कम कर दी जाए तो वह 54 हो जाती है, तद अनुसार उसे बेहतर करने के लिए उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? अब मेरी बात को सुनो। हम लोग जो कह रहे हैं ना, उस बात को तुम जरा ध्यान से समझो। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। एक संख्या को 10% कम कर दी जाए तो वह 54 हो जाती है। चलो मान लिया 54 होगी, उसे बेहतर करने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? बेटा 54 को बेहतर बनाना है, ठीक है। 54 को कितना बनाना है? बेहतर बनाना है। तो 54 को अगर बेहतर बनाना है तो 18 जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा? 18। किस में जोड़ना पड़ेगा? 54 में जोड़ना पड़ेगा। और परसेंटेज के लिए गुणा में कौन आएगा? 100 आएगा। कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी, यही तो है ना, और तो कुछ है ही नहीं। चलो ये बात तो बहुत बढ़िया हुई है। अब सुनो, 8 और 4 12 का 2 ऐसे लग गई 1, 5 और 2 7, ठीक है। 18 का भाग 1 बार और 18 गुणा 36 3 बार, ये हो गया। और 100/3 हो गया बेटा। 100/3 को हम लोग क्या लिखेंगे? 33 सही 1/3। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा बेटा क्या हो रहा है ना। 18 54 3 का भाग इसमें आ जाएगा और 54 हो जाती है। 55 56 66, ये तो बेहतर 10% कम कर दी जाए, वह 54 हो जाती है ना। 10% कम करने के बाद 54 हो जाती है, ठीक है। उसे बेहतर करने के लिए उसमें कितने प्रतिशत वृद्धि? अच्छा, तो ये वाला सीन नहीं है, ये वाला सीन है ही नहीं। सुनो सुनो सुनो, आप देखो
10% कम कर दी जाए तो 54 हो जाती है। मतलब 90% का मान कितना है? 90% का मान 54 है। 1% का मान कितना है? 54/90 है। तो बेटा याद रखना 1% का मान ये है 54/90। हमें कितना करना है? 72 करना है। तो देखो 90% की वैल्यू 54 है ना। अब आपको कितना करना है? 72 करना है। 1% का मान आ जाएगा। अब 9 का भाग 54 में देते हैं तो 6 बार आता है, तो 0.6 हो गया है ना। 9 का भाग 1% का मान 0.6 है, तो 72 का मान कितना होगा? तो 72/0.6, 6 का भाग पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 0 लगा दिया, 12 120 हो गया। ये लो, ये 120% है। अरे सुन लो रे, सुन लो सुन लो सुन लो, पहले 90% था और अब कितना परसेंट है? 120% है। तो सुनना, उसे बेहतर करने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा? 120% आया ना, तो कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा? 20% बढ़ाना पड़ेगा। क्या बात है भाई साहब, कितना गोल गोल घुमाया इस प्रश्न में। चलो हम अगले क्वेश्चन में चले। ये क्या कहता है? एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया गया, फिर 20% और बढ़ाया गया, मूल संख्या में कितनी वृद्धि हुई? भाई इसका आंसर तो आप दोगे, इस क्वेश्चन का आंसर आप दे दोगे और मुझे पता है ना। जल्दी से जल्दी आंसर देना। बहुत शानदार सा क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त सा क्वेश्चन है। देखो क्या करना है। हाँ, मान लो कोई संख्या 100 है। कोई संख्या कितनी है? 100 है। एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया गया। जब आप लोग उस संख्या को 10% बढ़ाओगे तो मुझे पता है कि वो 100 से 110 हो जाएगा। जब आप किसी संख्या को 10% बढ़ाओगे ना तो वो 100 से कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। क्लियर है ना। फिर 20% और बढ़ाना है। अगर 20% और बढ़ाओगे तो ये 120 हो जाएगा। पहले 10% बढ़ाया, बाद में 20% बढ़ाया, 10% बढ़ाया 110 हुआ, 20% बढ़ाया 120 हुआ। मैं कहूँ भाई बना दो चिल गाड़ी, टेंशन लेनी नहीं है। काटो 100 से 100 भाई साहब, 0 से 0, 11 गुणा 12 कितना हुआ बच्चों? 132। अरे 100 से 132 हुआ, कितने की वृद्धि हुई? 32% की वृद्धि हुई। और ये 32% ही तो हमारा राइट आंसर है ना। इतना ही तो करना है। चलो बहुत बढ़िया बात, बहुत शानदार बात, कतई जबरदस्त बात है। आ जाओ जी अगले में। ये बुक्स के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि बहुत ही जल्द लक्ष्य क्लासेज की PYQs की बुक आ रही है। आपको आने वाले समय में CET का एग्जाम भी देना है, SI का एग्जाम भी देना है और भी बहुत से एग्जाम देने हैं। PYQs हल नहीं करोगे तो बाबू भैया कुछ भी नहीं होगा। ठीक है ना। 99,478 में को भाई की चिल गाड़ी बना दी। सुनो भाई साहब, परीक्षा में फेल या पास पर आधारित प्रश्न है तो काम की बात सुन लेना। किसी प्रश्न में नाम आएगा ऐसा, नाम आएगा किसी प्रश्न में पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब होता है बच्चों, कोई पेपर जो होता है ना, वो पेपर अधिकतम कितने अंकों का होता है। जो पेपर अधिकतम कितने अंकों का होगा उसको हम लोग बोलेंगे पूर्णांक। क्या बोलेंगे बच्चों? पूर्णांक बोलेंगे। और कोई भी पेपर होता है ना, वो हमेशा कितने परसेंट का होता है? 100% का होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। अब सुनो तो मेरी बात को समझो। एक इंजीनियरिंग छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक हासिल करने होते हैं। वह 53 अंक मिलते हैं और 37 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं? क्या बात है भाई साहब, इससे बेस्ट क्वेश्चन कहाँ मिलेगा रे, है ना। तो सुनो भाई, आपको ब्रेक तो कभी मिलेगा नहीं, आप ध्यान रखो। अब मैं आपको देखो इस क्वेश्चन के बारे में बताता हूँ। ये क्या कहता है? उस इंसान को 36% अंक लेकर आना है। कितना परसेंट लेकर आना है? 36% अंक लेकर आना है। ये उसने हमें आकर के कहा है कि मार साहब मेरे को 36% अंक चाहिए। वह 53 अंक मिलते हैं। उस इंसान को 53 अंक मिल गए, लेकिन वो क्या हो गया? उस इंसान को अंक तो 53 मिल गए, ये तो मान गए बात। उस इंसान को अंक तो 53 मिल गए, लेकिन वो 37 अंकों से फेल हो गया। अगर उसके अंक 37 और आते हैं, अगर उसके अंक 37 और आते हैं तब जाकर के वो पास होता है। तो 7 और 3 10 का तो 0, 5 और 3 8 और 1 9। ये लो जी, 36% का मान 90 है। बोलो 36% का मान कितना? 90। और 1% का मान कितना है? तो 90/36। और अधिकतम अंकों के लिए गुणा में क्या करना पड़ेगा? 100। अब मेरी बात सुनो, 900 के अंदर 36, 9000 में 36 का भाग देना है बाबू भैया। 250 बार जाएगा। 36 का भाग 72 में 18 जोड़े 2.5 बार चला गया, 250 टोटल आ गया। ये लो 250, 250। ये हमारा राइट आंसर हुआ। ठीक है। हाँ, ये आप लोगों को याद रखना है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। चलो जी हम अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। अभी तक सबने लाइक नहीं करा। चलो एक काम करो, आप सब के सब लोग है ना अभी के अभी लाइक करो। जितने भी हैं सब के सब लोग है ना मेरे भाई, अभी के अभी लाइक कर दो तुरंत। ठीक है, ताकि पता तो लगे कि कौन कौन भाई जुड़े हुए हैं, कितने जुड़े हुए हैं। लाइक ही नहीं कर रहे हो तो क्या तो गलत बात है ना। एक छात्र ने 32% अंक प्राप्त किए और 6 अंकों से फेल हो गया। यदि उसने 36% अंक प्राप्त किया होता तो 2 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता। उत्तीर्ण अंक यानी स्कोर कितना है? भाई मुझे एक बात बताओ, एक इंसान ऐसा है, देखो ये लाइन पास और फेल वाली है, मेरी बात को समझना। इस लाइन के इधर कोई रह गया, वो इंसान फेल हो गया, और इस लाइन के इधर कोई रह गया, वो इंसान पास हो गया। क्लियर है मेरी बात? 32% प्राप्त करता है और 6 अंकों से फेल हो जाता है। एक इंसान जो 32% प्राप्त करता है, एक इंसान जो 32% प्राप्त करता है और 6 अंकों से फेल हो जाता है, मतलब इनके बीच का डिफरेंस 6 है। फेल होने के और उसके खुद के बीच का जो डिफरेंस है ना, वो कितना है जी? तो हमने कहा जी 6 है। चलो ठीक है।
यदि उसने 36% अंक प्राप्त किया होता, अगर वो इंसान 36% अंक प्राप्त करता ना, तो वह 2 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता, यानी 2 अंक ये हो गए। अब मुझे एक बात बताओ, तुम सभी लोग 32 से 36 हो गए, 4% बढ़ गए, ठीक है ना? हाँ, कितने? 32 से 36 4% बढ़ गए, और 4% बढ़ने का मतलब है 8 नंबर बढ़ गए, ठीक है? 4% का मान 8। अब मेरी बात को सुनना, पहले कितना 32% प्राप्त किए, 6 अंकों से फेल हो गया। अगर 36% प्राप्त करता तो 2 अंक अधिक ले आते। 32 से 33, 34, 35 और 36, भाई साहब 4 अंक बढ़ने का मतलब 8 बढ़ गया, ठीक है? हाँ, 4% का मतलब 8 है, 1% का मतलब 2 है, 1% का मतलब 2 है। अब आप खुद सोचो कि 32% अंक प्राप्त किया, ये क्या बोलता है? उत्तीर्ण हो गया। तो उत्तीर्ण अंक का स्कोर कितना है? भाई ये तुमसे पूछ रहा है कि अगर तुम पास होना चाहते हो, उत्तीर्ण होना चाहते हो, तो तुम्हारा स्कोर कितना होना चाहिए? हमने कहा 1% की वैल्यू 2 है, तो 32% की वैल्यू तो हो जाएगी 64। 32 का डबल 64। अरे 1% की वैल्यू 2 है, 1% की वैल्यू 2 है, तो 32% की वैल्यू 64 हो जाएगी, और 6 और लेकर के आने हैं। ऐसा करके 70 नंबर लाओगे, तो 70 नंबर लाओगे तो उत्तीर्ण अंक हैं वो आ जाएंगे, और 70 नंबर ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डी फॉर डाकू सर हो जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, शानदार तरीके से और जबरदस्त तरीके से कोशिश आपको करते रहना है। आगे चलो, क्या कहता है? वस्तु के मूल्य, वस्तु के उपभोग और खर्चे में प्रतिशत वृद्धि और कमी पर आधारित प्रश्न। भाई साहब ये टाइप बड़ा खतरनाक है। आह टमाटर बड़े मजेदार। मैं कहता हूं यहां फिर से स्टार लगा लो बच्चों। अभी तक हमने आधा सफर तय नहीं किया है, अभी तक लगभग 5.5 घंटे होने को आए हैं, अभी तक हमने आधा सफर तय नहीं किया है। आधा सफर तो हम तब तय करेंगे जब 40% हो जाएंगे। क्या बोलता है? पेट्रोल की कीमत 28% बढ़ गई। कोई व्यक्ति अपने खर्चे को केवल 22% बढ़ाना चाहता है, तो अपनी खपत को लगभग कितने परसेंट कम करेगा? मैं कहूँ बाबू भैया सुन लो, मान लो शुरू के अंदर 100 है, ठीक है, 28% बढ़ने का मतलब है 128, या ऐसे समझो, उल्टा सोचो। पहले पेट्रोल 100 रुपये का आता था जी, ऐसे समझना। पहले पेट्रोल कितने का आता था? 100 रुपये का आता था। जैसे ही पेट्रोल की कीमत 28 बढ़ी, अब पेट्रोल आने लग गया 128 का। कोई दिक्कत? पहले 100 का आता था, जैसे पेट्रोल की कीमत 28% बढ़ी, अब कितने का आने लग गया? 28 का आने लग गया। चलो ठीक है। हाँ, अपने खर्च को केवल 22% बढ़ाना चाहता है, वो चाहता है कि 122 रुपया ही खर्च हो। पहले खर्चा 100 का आता था, बाद में 28% बढ़ गया, 128 का होने लग गया। ये चाहता है कि 128 नहीं होना चाहिए, ये चाहता है इतना नहीं होना चाहिए, केवल 22% बढ़ना चाहिए। अरे 128 को हम 122 बनाना चाहते हैं, हम लोगों को कम करना पड़ेगा। 128 को 122 करने के लिए हमें 6 की कमी करनी पड़ेगी। किसमें? 128 में। और गुणा में क्या करना होगा? 100। 4 का भाग 25 बार चला जाएगा, और 4 का भाग 3 और 2 32 बार चला जाएगा। 2 का भाग 3 बार, 2 का भाग 16 बार, है ना? 25 3 75 हो जाएगा। 75 में 16 का भाग 4 बार चला जाएगा। 4 64 से 74, 75 11 बच गए, 0 उतार के 110 हो गया। भाग देना है 16 का। अब 16 गुणा 5 80, 4.5 नहीं जी, देखो ये 5.1 है, ये 5.3 है, ये तो नहीं आएगा। और 16 को 9 से गुणा करते हैं ना, तो 16 गुणा 9 144 होता है, ये तो 110 है, ये भी नहीं आएगा, ये 4.7 आएगा। ये लो लगभग 4.7 रहेगा। 4.9 बाबू नो ना 4.7 रहेगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है? चलो बहुत अच्छी बात, अगले क्वेश्चन की ओर चलें। क्या? यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, मान लो पहले चीनी खाया करते थे 100 रुपया की, पहले चीनी कितने की खाते थे? तो हम बोले सर पहले चीनी खाया करते थे 100 रुपया की, और बाद में जैसे ही चीनी के भाव में 20% की वृद्धि हो गई, तो हमने कहा सर अब देखो चीनी के लगने लग गए 120 रुपये। बोलो ठीक है क्या? पहले चीनी आती थी 100 रुपया की, और जैसे ही मूल्य में 20% की वृद्धि हुई, हमने कहा बाबू अब चीनी आने लग गई है 120 रुपये की। कोई व्यक्ति अपने खर्चे में केवल 8% की वृद्धि चाहता है, कोई आदमी केवल 8% की वृद्धि चाहता है, इसका मतलब वो चाहता है केवल 108 रुपया खर्च हो। बोलो समझ में आ गई बात? कितनी प्यारी बात थी भाई साहब, है ना? पहले चीनी 100 रुपये की आती थी, और अब चीनी आने लग गई 120 रुपये की। वो ये चाहता है कि केवल 8% वृद्धि हो, यानी केवल 108 ही होना चाहिए। 120 को अगर 108 बनाना चाहते हो, तो आप लोगों को 12 की कमी करनी पड़ेगी। 120 को 108 बनाना चाहते हो, 12 की कमी करनी पड़ेगी, और वो भी किसमें? 120 में। और हाँ, परसेंट के लिए गुणा में 100 लगाओगे, वो अलग है। 12 का भाग 10 बार कटाकट, और 10 अपना उत्तर आ जाएगा। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। बोलो यार कितना प्यारा सा क्वेश्चन था, कितना शानदार सा क्वेश्चन था। मैं तो चलता हूँ मेरे अगले क्वेश्चन की ओर। अब आते हैं विविध प्रश्न, मतलब ये प्रतिशत का आखिरी टाइप आता है ना? ये प्रतिशत का आखिरी टाइप है, इसकी तरफ हम लोग चल रहे हैं। उसके बाद लाभ हानि चलेगा। ये टाइप नंबर 36 है, ठीक है? और टोटल टाइप हमारे लगभग 80 हैं, तो तुम खुद भी जान सकते हो कि बाबू भैया हम कहाँ पर हैं। चलो जी, 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होता है? बेटा अब याद रखना, जिस संख्या के साथ में का लगा हुआ है ना, कौन सी संख्या? का वाली संख्या, है ना?
जो का वाली संख्या है वो बट्टा में आएगी, परसेंटेज के लिए गुणा में 100 आएगा, और ऊपर जो शेष संख्या बच गई है वो शेष संख्या ऊपर आएगी। क्लियर है ना? ये जोड़ बाकी आपको करने जी है ना। हाँ बेटा, रेस्ट वाला काम नहीं है, रेस्ट वाला काम जो लोग इंतजार करते हैं ना, उनकी मेहनत, उनकी जो सफलता है वो फिर किसी और के हिस्से में आ जाती है। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको रेस्ट नहीं करना है बेटा, रेस्ट नहीं करेंगे हम तो मेहनत ही करेंगे। ऊपर लिखा हुआ है बेटा 36 मिनट, ऊपर लिखा हुआ है 36 मिनट, और नीचे लिखा हुआ है एक दिन, और प्रतिशत के लिए गुणा में कर देना है 100। ऊपर जो लिखा हुआ है ना 36 मिनट, नीचे जो लिखा हुआ है एक दिन को 60 से गुणा करोगे 60 मिनट हो। एक दिन को पहले तो सुनो, एक दिन को पहले तो गुणा करो 24 से तो घंटे बनेंगे। पहले तो एक दिन को गुणा करो किससे? 24 से तो घंटे बनेंगे, और इसी को गुणा करो 60 से तो मिनट बनेंगे। परसेंटेज के लिए गुणा में 100 होगा, कट तो गया, एक जीरो ही कटा पर ये कट गया। 6 का भाग 36 में 6 बार, 6 का भाग 24 में 4 बार, 4 का भाग 10 में 2.5 बार। बेटा ये आ गया हमारा कितना? 2.5, और ये 2.5 हमारा राइट आंसर है। बोलो क्लियर है ना? कितना अच्छा सा क्वेश्चन था, कितना प्यारा सा क्वेश्चन था। अब तो आगे बढ़ना है। ये क्या कहता है? ए का A% 196 है, तो ए का मान बताओ। भाई साहब प्रश्न बड़ा प्यारा है, प्रश्न बड़ा अच्छा है, तुम्हें टेंशन नहीं लेना है। और आज की क्लास में हम राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की गणित को ही खत्म कर देंगे। आज की कक्षा में हम गणित को एकदम खत्म ही कर देंगे। और याद रखना, जिस दिन तुम परीक्षा देने जाओगे 19, 20, 21 को, उस दिन मेरा चैलेंज है कि तुम्हारा क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा, जो पढ़ाया उससे बाहर एक भी नहीं जाएगा। इसलिए तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, मस्त तरीके से रहना, मस्त पढ़ना। आज की क्लास गणित क्लास, अब तुम्हें और सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान रखना है, ठीक है? ए की जगह ए रखना है, का की जगह गुणा रखना है, ए की जगह ए रखना है, और परसेंटेज की वजह से बट्टा में 100 रखना है, और बराबर 196 अपनी जगह रखना है। यार इतना तो तुम कर सकते हो ना। जो बातें प्रश्न के अंदर बोली हैं वही बातें तुम्हें यहाँ देनी है, इसके अलावा ज़्यादा है थोड़ी है, ठीक है ना बेटा? पानी पीने से गला खराब होता है, पानी नहीं पीने से नहीं। ए को ए से गुणा किया तो ए स्क्वायर आ जाएगा, और 100 को इधर ले जाएंगे, 196 इंटू 100, और ओनली ए की वैल्यू निकालनी है ना तो अंडर रूट में करना पड़ेगा 196 इंटू 100। और ये भी ध्यान रख लो, 196 का अंडर रूट 14, 100 का अंडर रूट 10, 139। और भाई जी वही आप लोग सही उत्तर है, इससे ज़्यादा अपना उत्तर हो भी नहीं सकता। बोलो क्लियर है कि नहीं है? चलो जी, बहुत अच्छी बात, बहुत शानदार बात। अब सुनो मेरी बात। एक्स का 15% वाई के 10% का 3 गुना है। भाई एक्स का 15% जो है वो क्या है? वो y का जो 10% है ना उसका 3 गुना है। अब मेरी बात को सुनो, कौन है 3 गुना? x वाला 3 गुना है कि y वाला 3 गुना? मेरे को बताओ ना बाबू भैया, x वाला 3 गुना है या y वाला 3 गुना है? एक बार कमेंट से बताओ। जीत लो, हर लम्हा बीत जाने से पहले लौट कर यादें आती है, वक्त नहीं। क्या बात कही आपने! मैं तो कह रहा हूँ भाई साहब, आपके नाम की कोई नंबर प्लेट लगानी पड़ेगी, है ना? सुनो, x का 15%, y के 10% का 3 गुना है। बाबू भैया 3 गुना ये है, जैसे मैं लिखूं, देखो ये 3 है, ये 1 है, ये 3 गुना है कि नहीं है? अब मुझे एक बात बताओ, 3 गुना ये है, मैंने बीच में निशान लगाया बराबर का। अगर मैं बीच में बराबर का निशान लगा रहा हूं, मेरी बात को समझ लो, अगर मैं बीच में बराबर का निशान लगा रहा हूं तो ये तो बराबर तो है ही नहीं। हमें पता है कि ये पहले से 3 गुना है, तो हम इसको भी 3 गुना कर देते हैं, अब बराबर हो जाएगा। अरे ये तो ऑलरेडी 3 गुना है, हमारा प्रश्न कह रहा है इसको 3 गुना करोगे तब बराबर होगा। कटाकट कर दो, 5 का भाग 2 बार चला जाएगा, ओहो हो, 5 का भाग 3 बार चला जाएगा, ओहो हो, 3x बराबर 3 गुना 2, ओहो हो। मेरी बात सुनो सुनो सुनो, ये तो काट देते हैं ना। हाँ, 1x बराबर 2y। और आप लोगों ने अनुपात वाली कक्षा में बहुत अच्छे से पढ़ा था, x का मान इधर वाला और y का मान बाबू भैया इधर वाला, और 2:1 हमारा राइट आंसर है। ये 2:1 हमारा राइट आंसर होगा। चलो हम अगले चलते हैं। P का वेतन Q के वेतन से 25% ज़्यादा है, तो Q का वेतन P के वेतन से कितना % कम है? अरे बाबू, यहाँ कौन कौन है? यहाँ P है और यहाँ Q है ना? ये हो गया P और ये हो गया Q। बोलो चीज़ ठीक है। P का वेतन Q के वेतन से 25% ज़्यादा है। ये P वाला जो वेतन है ना, ये Q वाले वेतन से 25% ज़्यादा है, तो ये 125 हो गया। ठीक है, जैसी जैसी बातें प्रश्न में बोली जाए वही करनी है। जो P का वेतन है Q के वेतन से 25% ज़्यादा है, इस P का वेतन Q के वेतन से 25% ज़्यादा है। बताओ, Q का वेतन P के वेतन से, मैंने क्या कहा रे शुरू में, से वाली संख्या बट्टा में आती है, तो बट्टा में P आएगा 125, परसेंटेज के लिए गुणा में 100। और कितना कम और ज़्यादा जो नाम होता है बताया था ना मैंने, जहाँ नाम आता है कम या ज़्यादा, जहाँ नाम आता है कम या ज़्यादा, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब अंतर होता है। इनका अंतर 25 का है। 25 का भाग 125 में 5 बार, 5 का भाग 100 में 20 बार। और बोलो उत्तर कितना आ गया? 20% आ गया। बोलो यहाँ तक ठीक है कि नहीं है? यहाँ तक तो शानदार है, ज़बरदस्त है, मज़ेदार है, जिंदाबाद है। कोशिश करते रहना, ठीक है।
हम अगले क्वेश्चन की ओर चले तो प्यारे भाइयों, लैब असिस्टेंट वाले भाई हैं वो भी तैयार हो जाइए। तुम्हारा चाहे आपके 12वीं कक्षा में साइंस हो, है ना, या 12वीं कक्षा में ज्योग्राफी हो, या 12वीं में होम साइंस हो, सबके लिए जीके की जीके वाली बुक है, वो आप संपूर्ण स्टडी गाइड और ये 6666 वाली बुक आप लोगों के लिए आ चुकी है। तो मेरे भाइयों, अब आता है टॉपिक कौन सा, लाभ हानि। रुकना एक बार, अब देखो मैं लाभ हानि के बारे में कुछ बेसिक चीजें बताता हूँ, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। अब लाभ हानि का जो टॉपिक है, देखो प्रतिशत हमारा खत्म हो गया है ना, प्रतिशत हमारा खत्म है और प्रतिशत के अंदर हमने जो चीजें पढ़ी हैं उन्हीं से जुड़ी हुई, वापस चलो, उन्हीं से जुड़ी हुई जो चीजें हैं ना, मतलब यूं कहें ना कि पार्ट बी है, प्रतिशत का पार्ट बी जो होता है ना वो लाभ हानि होता है। बेटा हम तो लाइव ले रहा है, क्या रे रब्बा, है ना, चलो जी बिल्कुल, हाँ चलो ठीक है। सर्दी में गाजर का हलवा, नील बाबा का जलवा, बजरंग बली, क्या बात करते हो, है ना। तो देखो अब मैं आपको बताता हूं यहां पर कि अब लाभ हानि का टॉपिक हम शुरू कर देते हैं। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। लाभ हानि में एक बात आपको याद रखनी है, ठीक है ना, क्या क्या याद रखनी है। लाभ हानि में देखो, जब भी आप लाभ और हानि का टॉपिक पढ़ोगे ना, तो बेटा लाभ और हानि के टॉपिक में कुछ महत्वपूर्ण बातें आएगी। जैसे सबसे पहले क्या नाम आएगा, सबसे पहले क्रय मूल्य आएगा, क्रय मूल्य के बाद में नाम आएगा बच्चों विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य के बाद में नाम आएगा बच्चों लाभ का प्रतिशत, और लाभ के प्रतिशत के बाद में नाम आएगा बच्चों हानि का प्रतिशत, उसके बाद में नाम आएगा मेरे प्यारे भाइयों अंकित मूल्य, और उसके बाद में नाम आएगा छूट, और छूट का मतलब होता है बट्टा, और बट्टा का मतलब होता है डिस्काउंट। ये 6 नाम आप लोगों को पढ़ने हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो जी बहुत अच्छी बात है, हाँ शानदार। पलक मीना बिल्कुल स्वागत आपका भी। हाँ अब देखो ये क्या कहता है, क्रय मूल्य आपको हमेशा 100% मानना है, लेकिन कभी कभी क्या होगा कि तुम्हें प्रश्न के अंदर दे देगा कि क्रय मूल्य के अनुसार नहीं, विक्रय मूल्य के अनुसार बताओ। वैसे तो नॉर्मली हमेशा ही क्रय मूल्य 100% होता है, पर कभी कभी कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जहां डिस्कस विक्रय मूल्य का भी हो जाता है। क्रय मूल्य 100%, विक्रय मूल्य बच्चों 100% से ज्यादा भी हो सकता है, और विक्रय मूल्य 100% के बराबर भी हो सकता है, और विक्रय मूल्य 100% से कम भी हो सकता है। विक्रय मूल्य 100 से ज्यादा भी हो सकता है, 100 के बराबर भी हो सकता है, और 100 से कम भी हो सकता है, ये ध्यान रखना है। चलो जी, लाभ जो होगा आप याद रखना, इतनी देर हम जो पढ़ रहे थे उसमें वृद्धि का नाम आ रहा था, जहां जहां नाम वृद्धि का आ रहा था वहां वहां लाभ आएगा, और ये 100% से ज्यादा होगा, और जहां जहां हानि की बात आ रही थी वहां वहां इतनी देर क्या आ रहा था, वहां वहां इतनी देर कमी आ रहा था, और कमी का मतलब 100% में से माइनस करना है। बेटा लाभ होगा तो आपको 100% में जोड़ना है, और हानि होगी तो आप लोगों को 100% में से घटाना है, ये ध्यान रखना। अंकित मूल्य है वो आपको 100% मानना है, और बट्टा जो होगा वो 100% में से माइनस आपको करना है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कौन सा, लाभ हानि। अब मैं एक बार पानी पी लेता हूं केवल 10 सेकंड के लिए, तब तक आप बने रहिएगा। बाद अनुपात समानुपात खत्म हो गया है, उसके एलसीएम एचसीएफ, अनुपात समानुपात, साझा, औसत और प्रतिशत, 5 टॉपिक हमारे खत्म हो गए हैं। प्रतिशत के बाद में क्या आ जाता है, लाभ हानि। हम प्रतिशत के अंदर हमें बहुत समय लगा है, और लाभ हानि में भी हमें काफी समय लगने वाला है, क्योंकि ये भी एक बड़ा टॉपिक है। इसके बाद साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज है, वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। और मैंने आपको जैसा कि आपको पहले बताया, एक बार मैं फिर बता देता हूं कि मैथमेटिक्स का एक भी क्वेश्चन इस कक्षा से बाहर नहीं होगा, और इस कक्षा का जो ड्यूरेशन है वो लगभग 12 घंटे से ज्यादा होगा। मैं मेरी तरफ से एक भी क्वेश्चन छोड़ने वाला नहीं हूँ, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा। जब मुझे लगेगा एक ही टाइप के ज्यादा क्वेश्चन है, वहां हो सकता है मैं कुछ क्वेश्चन छोड़ दूं। पर मेरे भाइयों, 4th ग्रेड भर्ती परीक्षा में जो एग्जाम आपका होने वाला है, चाहे पारी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, कुछ भी हो, 5वीं, 6वीं, कोई मैटर नहीं करता। आप जिस दिन परीक्षा देकर के बाहर आओगे, आप लोगों को ये डरावनी शक्ल पक्का याद आएगी कि मास्टर हुआ वही ये जो कहा था, एक भी पर्सन पढ़ाई से बाहर नहीं जाएगा। तो मेरे भाई लोगों, हम बात लाभ हानि में आ गए, हम 37 में आ गए, ठीक है। और हम अभी, हमारा सफर बहुत लंबा है, सफर अभी इतना ही नहीं है। देखो, एक स्टोर में लागत मूल्य के 25% लाभ पर घड़ी बेची जाती है, विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत क्या है। भाई आप ध्यान से समझना जो मैं कह रहा हूँ, जैसा हमने प्रतिशत में पढ़ा, ठीक वही बात वापस है। अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य हम लोगों को मानना होता है ना, मान लो मैंने कोई एक वस्तु है वो 100 रुपये में खरीद ली, ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है, मैंने वस्तु कितने रुपये में खरीदी, 100 रुपये में खरीदी, 25% लाभ पर बेच दी। 25% लाभ पर बेचने का मतलब होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य जो हुआ ना वो 100 और 25 हो गया। बोलो क्लियर है। अब मेरी बात को सुनो, एक स्टोर में लागत मूल्य के 25% लाभ पर घड़ी बेची जाती है। 100 रुपये में खरीदा, 25% लाभ में बेच दिया, 125 हो गया। अब अगली बात को समझना, ये विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा। तुम्हें लाभ का प्रतिशत निकालना है, लेकिन लाभ का प्रतिशत विक्रय मूल्य पर निकालना है। और बाबू भैया विक्रय मूल्य कितना है, 125। 100 में खरीदकर 125 में बेचोगे तो आप लोगों को क्या लिखना होगा, ऊपर लाभ लिखना होगा और नीचे आप लोगों को विक्रय मूल्य लिखना होगा, और परसेंटेज के लिए गुणा में 100 लिखना होगा। लाभ कितने का है तो हमें पता है, लाभ 25 का है, बट्टा में विक्रय मूल्य आएगा, विक्रय मूल्य है बेटा 125 है, और परसेंटेज के लिए गुणा में आएगा 100, और 25 का भाग चला जाएगा 5 बार, 5 का भाग 100 में चला जाएगा 20%, और 20% का मतलब है आपका सेकंड ऑप्शन। ये आपको ध्यान रखना है। सब साथियों से मेरा निवेदन है, सेशन को अंत तक देखें। 12 घंटे से बड़ी कक्षा यूट्यूब के ऊपर कंटिन्यू रहती नहीं है, ये कक्षा 12 घंटे से ज़्यादा जाएगी, इस वजह से कक्षा खत्म होते यूट्यूब से हट जाएगी। मैं आपसे फिर से निवेदन कर रहा हूँ, कक्षा को अंत तक देखना है। जो क्वेश्चन आपने छोड़ दिए उसका रिजल्ट तुम्हें जिन दिन एग्जाम होगा 19, 20, 21 तारीख को, जो भी आपका 4th ग्रेड का एग्जाम होगा, उस दिन आपको पता लग जाएगा कि हमने कौन कौन से टॉपिक छोड़े थे, क्योंकि क्वेश्चन तो हर टॉपिक से आएगा ना। और हाँ,
इससे बेस्ट क्वेश्चन और नहीं आ पाएगा, ध्यान रखो। देखो, एक व्यक्ति ने 30 खराब मशीनें 1000 रुपये में खरीदी। उसने उसकी मरम्मत कराकर उन्हें 300 रुपये प्रति मशीन की दर से बेच दिया। उसने 150 रुपये प्रति मशीन की दर से लाभ हुआ। उसने मरम्मत पर कितने रुपए खर्च किए? भाई आप मेरी बात को समझें, ये क्वेश्चन वैसे देखे जाए ना तो यार ये बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या कहा इसने? 30 खराब मशीनें 1000 रुपये में खरीदी। देखो, उसने 1000 रुपये में मशीनें खरीदी। कितनी मशीनें खरीदी? 30 मशीनें खरीदी 1000 रुपये। और क्या किया? इसने 300 रुपये प्रति मशीन की दर से बेच दिया, जिससे 150 रुपये प्रति मशीन की दर से लाभ हुआ। अरे भाई मेरी बात सुनो ना, 300 रुपये प्रति मशीन की दर से बेचा, ठीक है। 30 मशीनें थी और 300 रुपये प्रति मशीन की दर से बेच दिया। 30 मशीनें थी, 300 के हिसाब से बेच दिया, 9000 रुपये में मशीनों को बेच दिया। बोलो बात क्लियर? मशीनों को कितने रुपए में बेचा? 9000 रुपये में। अब सुनो मेरी बात, 150 रुपये प्रति मशीन का लाभ हुआ। 30 मशीनों पर 150 रुपये के हिसाब से 4500 रुपये का लाभ हो गया। 9000 में से 4500 का लाभ हुआ, पीछे बचा 4500। ये 4500 रुपये उनकी लागत है। अब मेरी बात को फिर से सुनो, मैं जो कहना चाह रहा हूँ ना, मेरी बात को बड़े प्यार से समझना है आपको। मैंने क्या कहा तुम्हें? 300 रुपये पर मशीन के हिसाब से 9000 रुपये में टोटल मशीनें एक साथ बेच। क्लियर है मेरी बात? 300 रुपये पर मशीन के हिसाब से बेच दी है, हाँ ओके। देखो, 300 रुपये पर मशीन के हिसाब से 3 मशीनें बेचती तो 9000 रुपये में बेची। फिर कह रहा है कि 150 रुपये का हमें हर मशीन पर फायदा हुआ। इसका मतलब है 450 रुपये का फायदा हो गया, 4500 का। इसका मतलब 9000 में बेची, 4500 का फायदा हुआ, और 4500 का फायदा होने के बाद में लागत 4500 आ गई। अब लागत में से पहले ही बता दिया कि बाबू भैया 1000 रुपये में खरीदी है। अगर 1000 रुपये में खरीदी, इसका मतलब है 3500 रुपये कहाँ गए? 3500 रुपये मरम्मत कराने में चले गए। और कितने रुपए खर्च किए मरम्मत कराने में? 3500 रुपये खर्च किए। बोलो बात समझ में आ गई? फिर से समझो, 300 रुपये प्रति मशीन की दर से बेचा, 30 मशीनों को तो 9000 में बेच दिया। 9000 में बेचा, 150 रुपये के हिसाब से 4500 रुपये का फायदा हुआ, तो 4500 खर्चा हुआ। उन 4500 खर्चे में 1000 रुपये तो उसको देके आए जिसे मशीन लेके आए थे, और बचा हुआ 3500 रुपया किसमें लगा दिया जी? बचा हुआ 3500 रुपया मरम्मत के अंदर लगा दिया। बोलो क्लियर है बच्चों? बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार है। आप कोशिश करते रहिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिएगा। चलो मैं अगले क्वेश्चन की ओर चल पड़ा। एक रेफ्रिजरेटर का मूल्य है 13400 रुपये। यदि हानि प्रतिशत 4% हो तो रेफ्रिजरेटर का विक्रय मूल्य कितना है? भाई मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जोड़ बाकी गुणा भाग के ऊपर आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है। किसी भी वस्तु का जो मूल्य होता है ना, वो हमेशा 100% होता है। इस बात को ध्यान रखिए। किसी भी वस्तु का मूल्य होता है ना, वो हमेशा कितना होता है? 100%। 4% हानि में बेचा, क्रय मूल्य कितना है? 13400। 13400 रुपया क्रय मूल्य है। 4% हानि में बेचा। मेरी बात को समझ लेना, हानि जहाँ होती है ना, देखो हानि प्रतिशत, हानि जहाँ पर होती है तब हम 100 में से माइनस करते हैं, ठीक है। और लाभ जहाँ होता है, तो लाभ जहाँ होता है ना, हम हमेशा 100 में प्लस करते हैं। हानि जहाँ होती है हम 100 में माइनस करते हैं, लाभ होता है हम 100 में प्लस करते हैं। यहाँ 4% की हानि हुई है, नीचे आ जाएगा 100 और ऊपर आ जाएगा 96। ये तो आपस में कट ही गया। अब मेरी बात को सुनो, 6 गुणा 4 24 होता है। 24 आज से लग गई 2, इकाई अंक 4 केवल इसी में है, इकाई अंक 4 केवल इसी में है, तो यही आंसर होगा। इसके अलावा दूसरा कोई आंसर हो ही नहीं सकता, ये ध्यान रखना। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, एक भी प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है, हर क्वेश्चन एग्जाम में बिना आया हुआ क्वेश्चन एक भी नहीं है, ये ध्यान रखना है। चलो बहुत अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ते रहिएगा। अब हम लोग चले अगले क्वेश्चन में। 2 कलम 20 रुपये प्रति की दर से खरीदे। दुकानदार पहले को 25% के लाभ पर तथा दूसरे को 25% की हानि पर बेचता है। पूरे लेन देन में लाभ अथवा हानि क्या होगी? मेरे भाई लोगों, मैं आपको बता देता हूं, यहां पर थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा। वो क्या चेंज करना पड़ेगा? 1/4% लाभ लिखना पड़ेगा ऑप्शन में, और 1/4% हानि लिखना पड़ेगा ऑप्शन में, और यहाँ लिखना पड़ेगा नन ऑफ दीज, है ना। ये क्या होगा? ये होगा नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं, ये आपका होगा। अब सुनो, हम लोग यहाँ क्या कहने वाले हैं? 25% का लाभ और 25% की क्या होती है? हानि होती है। अब ध्यान से समझो, ये खरीदा है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। 20 रुपये प्रति की दर से खरीदे। पहला 20 रुपये में खरीदा, दूसरा 20 रुपये में खरीदा, टोटल 40 रुपये में खरीद लिया। पहले को 20 रुपये में खरीदा, दूसरे को 20 में खरीदा, टोटल को कितने में खरीद लिया? 40 रुपये में खरीद लिया। पहले को 25% के लाभ पर बेचा, तो 20 का 25% लाभ होता है, तो 125/100 हो गया। 20 का भाग 100 में 5 बार, 5 का भाग 125 में 25 बार। ये लो बच्चों, इसको 25 रुपये में बेच दिया। आपको ये ध्यान रखना है, इसको कितने में बेचा? 25 रुपये में बेचा। आपको याद रखना। आगे देखो, 25% की हानि, ये 100 हो गया। 25% की हानि है तो 75/100 होगा, और 25% की हानि है ना, तो 20 रुपये वाली वस्तु 75/100 में ये 5 बार, और ये 5 का भाग 15 बार, ये 15। अब मेरे को एक बात बताओ, 25 और 15 वापस 40 हो गए। ये लो बताओ, 40 और 40। आपको ध्यान रखना, न तो लाभ हुआ और न ही क्या हुई? हानि हुई। अब मैं आपको क्या समझाने की कोशिश करूंगा, देखो यहाँ पर खरीदे गए। अगर यहाँ खरीदे गए की बात है ना, तो जब क्रय मूल्य समान होता है, जब क्रय मूल्य क्या होता है मेरे भाइयों? जब क्रय मूल्य समान होता है ना, देखो आगे प्रश्न और आएगा, आगे प्रश्न विक्रय मूल्य समान का आएगा। फिलहाल जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, वो क्रय मूल्य समान की कर रहा हूँ, पर आगे विक्रय मूल्य समान आएगा। तो तुम एक बात समझो, 25% लाभ है, इसको लिखोगे 125,
और 25% हानि है, इसको लिखोगे 75 और बट्टा में करोगे 100, ये 200 बट्टा में 2 है ना, क्योंकि वस्तु 2 है, 125 में 75 हो गए, 200 में 2 का भाग वापस 100, न तो लाभ और न हानि। अब कई मेरे भाई लोगों ने आंसर दिया, जैसे मैंने ये चेंज किया ना सर 1.4% हानि। अरे बावड़ो, जब विक्रय मूल्य समान होता है, ये तो क्रय मूल्य समान है, जब विक्रय मूल्य समान होता है तब ये सब चीजें होती हैं, लेकिन यहाँ क्रय मूल्य समान है, आपको ध्यान रखना है। चलो दूसरी बात करें, यदि कुल वस्तुओं के 60% को 50% की हानि में बेचा गया, शेष वस्तुओं को 50% लाभ में बेचा गया, तो कुल हानि प्रतिशत क्या होगा? बोलो, क्या ही बात कर रहे हैं जी हम लोग, है ना। एक आदमी ने 100 रुपए की वस्तु खरीदी, कितने रुपए की वस्तु खरीदी? 100 रुपए की, इसको 2 भागों में बांट दिया, 60% को तो एक साइड में ले लिया जी, और 40% देखो 60% को 50% हानि में बेचा और शेष को 50% लाभ में बेचा, इसको इधर ले लिया, ठीक है। एक साइड 50% हानि और एक साइड 50% लाभ है। 60 का 50% 30 होता है, 50% का मतलब आधा, 60 का आधा होता है वो 30 होता है, -30 करो, -30 करो तो 30 रुपए में बेच दिया। 40 का आधा जो होता है ना मेरे भाइयों, 40 का आधा 20 होता है, ये लाभ में बेचा है तो 20 प्लस करो, 40 और 20 60 हो गया। जो वस्तु 60 रुपए की थी उसको तो 30 में बेचना पड़ा, बोलो 50% नुकसान हुआ कि नहीं हुआ। जो वस्तु 40 की थी उसको 60 में बेचना पड़ा, बोलो यहाँ 50% लाभ हुआ। देखो 30 और 60 हो गए बेटा कितने? 90, जबकि खरीदा कितने में था? 100 में। क्या निकालनी? हानि कितने की आएगी? 10 की। कितना अच्छा क्वेश्चन था। अब कई मेरे भाई ये बोलेंगे सर ये -30 और +20 क्यों किया? इसने क्या बोला? 50% हानि। 50% हानि का मतलब जितना अमाउंट आता है ना उसका आधा वापस माइनस कर दो, 50% लाभ, जितना अमाउंट है ना उसमें उसका आधा प्लस कर दो, लाभ है तो प्लस करो, हानि है तो माइनस करो। ये आप लोगों को ध्यान रखना है और बहुत शानदार तरीके से आज हमारा ये सेशन चल रहा है। और सभी साथियों से मेरा निवेदन भी है कि आज के सेशन को आप लोग लाइक भी कर देवें, सेशन को शेयर भी कर देवें और बहुत बढ़िया तरीके से शानदार। चलो मैं अगले क्वेश्चन में चला। अब आता है जब कोई वस्तु जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए। हमारा टाइप नंबर 38 है। और देखो मैं आपको पहले ही बता दूं, हम टाइप टू टाइप पढ़ रहे हैं, पूरी मैथ्स को टाइप टू टाइप करेंगे। और ये जो टाइप है ना, ये हमारा लाभ हानि के टाइप चल रहे हैं, ध्यान रखना। टॉपिक हमारा लाभ हानि है। देखो क्या कहता है, किसी बैग को 230 रुपए में बेचे जाने पर 15% का लाभ होता है। यदि बैग को 20% लाभ पर बेचा जाए तो उसकी बिक्री कीमत क्या होगी? भाई साहब मैं आप लोगों के केवल इतना सा कह सकता हूं कि इससे बेस्ट क्वेश्चन कोई हो सकता है क्या? तुम्हारी परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन पक्का आएगा, कोई रोकने वाला नहीं है। लाला रे लाला, लाला रे लाला, कहीं क्वेश्चन नहीं रुकेगा, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद में जब क्लास खत्म हो जाएगी और जिस दिन एग्जाम होगा ना, मैं अभी मैं कह रहा हूँ लाला रे लाला, बाद में तुम बोलोगे उलाला, है ना। ये वाला सीन है यहाँ पे। देखो कैसे 230 रुपए में बेचने पर 15% का लाभ होता है। बेटा याद रखना, 15% का जो लाभ होता है ना, उस 15% के लाभ को हम बोलते हैं 115%। बोलो सेक लगी बात। 15% लाभ को हम 115 बोलेंगे। ये बोलता है 230, तो हमने बोला सर 115% की वैल्यू जो है ना वो 230 के बराबर है। तो 1% की वैल्यू किसके बराबर है? 1% की वैल्यू 2 के बराबर है। चलो ये बात भी ठीक है। अगर 1% की वैल्यू 2 के बराबर है, 20% लाभ चाहिए। आपको सोचना है बेटा, 20% लाभ जो होता है ना, 20% लाभ का मतलब होता है 120%। अगर 1% का मान 2 है तो 120% का मान कितना होगा? तो 120% का मान है, तो 1% का मान 2 है तो 120 का मान हो जाएगा 120 गुणा 2, यानी 240 हो जाएगा। और ये देखो हमारे सामने 240 है। बोलो क्लियर है कि नहीं है? ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलो बहुत अच्छा, बहुत ही शानदार, आप कोशिश करते रहिएगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चल पड़े हैं। क्या कहता है, एक व्यक्ति को एक पंखा 1900 रुपये में बेचने पर 5% की हानि होती है। पंखे को उसे किस कीमत में बेचना चाहिए कि 20% का लाभ हो? ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद, अपन ने सूचना दे दी। ओके, अब देखो ये क्या कहता है, 1900 रुपये में बेचने पर 5% का नुकसान होता है, उसे किस कीमत में बेचें कि 20% का लाभ हो? पहली बात ये ध्यान रखो बच्चों, 5% का नुकसान होता है ना, नुकसान का मतलब हानि होती है। 5% की हानि है ना, उस 5% की हानि को हम लोग 95% बोलेंगे। आप बोलोगे यस सर ये तो मुझे ही पता है। अब 95% का मान कितना है? तो 95% का मान है जी 1900। और उसके बाद में बात करें तो 1% का मान कितना है जी 1900/95। अब मेरी बात सुनो, 95, 5 का भाग 100 में 20, ये लो बेटा ये 20 बार भाग चला गया। 1% का मान 20 आ गया, कैसे भी कोशिश करो तो 1% की वैल्यू ले आओ। 1% की वैल्यू 20 है। अब आपसे बोला 20% का लाभ हो। याद रखना मेरे भाई लोगों, 20% का लाभ अगर कहीं चाहिए आप लोगों को तो उसको बोलते हैं 120%। अब 1% का मान 20 है तो 120 का मान कितना होगा? 120 गुणा 20। और याद रखना 12 को 2 से गुणा किया तो 12 गुणा 2 24 होता है। और भाई जी 2 लगाई 2 जीरो, एक 98 जीरो और एक ओ जीरो, यहाँ कर 2 जीरो जाएगा और ये हो जाएगा 2400 रुपये, 2400 रुपये। ये हमारा राइट आंसर है। और मैं फिर कह रहा हूँ, इससे बेसिक गणित तुम्हें राजस्थान में किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेगी। इससे बेसिक, इससे स्लो और एग्जैक्ट वही क्वेश्चन जो तुम्हारी परीक्षा में आने वाले हैं, ऐसे तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगे। मैं फिर कहता हूँ, जो भाई एग्जाम दे रहा है, जिसको मैथमेटिक्स पूरी कवर करनी है, उसके माइंड में एक चीज़ जरूर आ जानी चाहिए कि अगर ये क्वेश्चन उसने छोड़ दिए, ये क्लास उसने छोड़ दी, इस क्लास का एक टॉपिक भी उसने मिस कर दिया, तो फिर गए काम से, है ना। 11 टॉपिक
15 क्वेश्चन, 25 अंक। हमारा टारगेट 24 अंकों का नहीं है, हमारा टारगेट 23 अंकों का भी नहीं है, हमारा टारगेट 25 में से 25 का, और ये वादा है मेरा, पढ़ाई भी से बाहर नहीं जाएगा। मैं 25 के अकॉर्डिंग मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के साथ। अब बात यह है कि आप भी 25 की मेहनत करो मेरे साथ, ताकि मैथ्स के अंदर हम कभी कम नहीं रहें, ध्यान रखना। चलो आगे की बात करते हैं। जब कोई वस्तु कई बार बेची जाए, जब किसी वस्तु को कई बार बेचना है तो देखो कई बार कैसे आएगा। देखो ए बी को एक सूटकेस 10% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 30% लाभ पर बेच देता है। तद अनुसार यदि सी ने उसके लिए 2860 रुपए दिए हो तो ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा था। मैं तो कहूँ भाई जी बना दो चील गाड़ी, और एक खासकर ये है ना, ये चील गाड़ी बनाने वाला ही है। बताओ सर कैसे बनाई चील गाड़ी, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ चील गाड़ी कैसे बनानी है। ए नाम का इंसान है, हमें नहीं पता कितने में खरीदा, हमें कहीं नहीं पता कितने में खरीदा, हम तो एक्स मानेंगे जी। 10% लाभ पर बी को बेच देता है। 10% लाभ का मतलब होता है 100 से 110। 10% लाभ का मतलब क्या होता है, 100 से 110 होता है। बी उसे सी को 30% लाभ पर बेच देता है, सी को 30% लाभ पर, 100 से हो गया 130, 30% लाभ हो गया। सी ने इसके लिए 2860 रुपये चुकाए, सी ने इसके लिए कितने रुपए चुकाए, 2860। बेटा टेंशन नहीं लेनी, 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, ठीक है। और अब मेरी बात को सुनो, 13 गुणा 11 होता है 143, ठीक है। अब ध्यान रखना, x गुणा 13 गुणा 11 होता है 143, और डिवाइड में आता है 100, और इक्वल टू में आ जाता है 2860। आपको केवल x की वैल्यू निकालनी है 2860, और 143 बट्टा में चला जाएगा बच्चा, और ऊपर आ जाएगा 100। 143 से ये 2 बार यानी 20, और आ जाएगा टोटल कितना, 2000। और ये 2000 का मतलब क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी होता है, थर्ड ऑप्शन होता है। कितना प्यारा क्वेश्चन था, बोलो है। मैं तो कहूँ भाई जी, राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा है और 4th ग्रेड है जी। कोई भी बालक इसको चपड़ासी नहीं बोलेगा, ये चपड़ासी भर्ती नहीं है बाबू भैया, ये भर्ती है राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, यानी राजस्थान 4th ग्रेड अधिकारियों की ये भर्ती है। और इस भर्ती के अंदर आपको मजे हो जाने चाहिए। चलो बहुत अच्छी बात कही आपने, शानदार बात कही है ना। और मैं चला मेरे भाइयों अगले क्वेश्चन में, जल्दी से जल्दी एक बार इस क्वेश्चन का आंसर देना, तो जल्दी से जल्दी आंसर देना। लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 10% लाभ पर बेचता है। यदि सी ने 2310 रुपए दिए हो तो ए का लागत मूल्य, अरे पिछले जैसा ही प्रश्न है, पिछले में इसमें कोई बड़ा फर्क नहीं है। सुनो, एक्स मान लो ए नाम के इंसान ने x रुपए में खरीदा, 5% लाभ पर बेचा, 5% लाभ से बेचा तो 100 का 105 हो गया, ठीक है। बी उसे सी को 10% लाभ पर बेचता है, तो 10% लाभ का मतलब हो गया 100 से 110 हो गया। सी उसे 2310 रुपए में, ये लो बेटा 2310 रुपए। क्या की टेंशन ले रहे हो भाई, अब मेरी बात सुनो, तुम बहुत अच्छे तरीके से समझो बेटा। 0 से हमने 0 काटा, 5 का भाग हमने 21 बार दिया, 5 का भाग हमने 20 बार दिया, 21 को 11 से गुणा करना है ना। और 21 को गुणा करना है कितने से बेटा, 11 से। 11 एकम 11 हासिल 1, 11 दूना 22, 1 23। बोलो बात सेक लाएगी, 231। अब आप मुझे बताओ, इससे ये पूरा पूरा कटा, और केवल इधर कौन बचा है, केवल इधर 0 बच रखा है 10 वाला, ठीक है। और तो 67 कट गया। वैल्यू किसकी निकालनी, x की निकालनी। 10 इधर पहले से है, आपको पता है, 20 और 10, 200 और आ गए है ना, 200 और आ गए, तो हमें पता लग गया है कि ये वस्तु कितने रुपए की थी, 2000 रुपए की थी। ये आप लोगों को ध्यान रखना, शानदार वाली, बहुत जबरदस्त। और अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखो, जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाती है, मतलब अब क्या होगा, अब वस्तु का पिया, कभी कभी पिया कम हो जाएगी और कभी कभी पिया ज्यादा हो जाएगी, तो वस्तु का पैसा है वो कम और ज्यादा होगा। आप देखना क्या होता है, एक विक्रेता ने किसी वस्तु को 6% की हानि पर बेचा। यदि उसने उस वस्तु को 64 रुपये अधिक में बेचा होता तो 10% का लाभ होता। वस्तु की लागत कीमत क्या है, मैं आपको फिर बता देता हूँ। इसी प्रकार के प्रश्न तुम्हारी परीक्षा में आएंगे। चैलेंज है मेरा, भले इस क्लास को आलोक राज जी खुद देख रहे हैं, छूटेगा कुछ भी नहीं। सेम टू सेम क्वेश्चन आएंगे, सेम टू सेम टाइप आएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हर क्वेश्चन अपन को पूरा हल करना है। क्या बोला, मान लो कोई वस्तु है, उसकी कीमत है 100%। कोई वस्तु है और उस वस्तु की कीमत कितनी है, तो हमने कहा सर कीमत है उसकी 100%। ये आप भी जानती है, मैं भी जानता, और ये हमारा प्यारा बिरजोमेट भी जानता। 6% की हानि में बेचा, हमने इसको 94 में बेच दिया। 6% हानि का मतलब तो 94 ही होता है, आप भी जानते हो। यदि उसने इस वस्तु को 64 रुपये अधिक में बेचा होता तो 10% का लाभ होता। बेटा 10% का लाभ का मतलब 110 होता है। 6% की हानि का मतलब 94% होता है, और 10% लाभ, उससे उस वस्तु को 64 रुपये अधिक में बेचता तो 10% का लाभ होता 110 होता। अब मेरी बात को समझो, 94% से 110% ले गए, 16% बढ़ा। जब पैसा 16% बढ़ा, जब पैसा 16% बढ़ा, 94 से 110 आ गया। जब अमाउंट 16% बढ़ा, उस कंडीशन में रुपया केवल 64 ही बढ़ा, है ना। रुपया केवल कितना बढ़ा, 64। 16% का मान 64 है, 1% का मान कितना होगा, 64/16 होगा। 16 का भाग 64 में 4 बार जाएगा, और याद रखो बाबू भैया 100% का मान कितना होगा, 400 होगा। बोलो क्लियर है क्या, यही तो क्वेश्चन है ना। इसी प्रकार से अपन को आंसर देने हैं। और अगले क्वेश्चन में आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है,
एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% लाभ में बेचता है। यदि उसने इसे 6% अधिक पर बेचा होता तो उसे 18% का लाभ होता। व्यक्ति ने वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी? बाबू भैया ये फिर से वैसा ही प्रश्न है जो सेम टू सेम पिछला प्रश्न था। गलती नहीं करनी है। हमारी वस्तु है वो वस्तु कितने प्रतिशत की है? 100% की है। हमारी वस्तु कितने परसेंट की? तो 100% की है। 15% लाभ में बेचता है। 15% लाभ में बेचने का मतलब है 115% में बेचता है। 15% लाभ का मतलब क्या होता है? 115%। 15% लाभ का मतलब 115% हो गया। यदि 6 रुपए अधिक में बेचता तो 18% का लाभ होता। 18% का लाभ का मतलब होता है 118। ये लो, आपको फिर भी टेंशन नहीं लेनी है, ये आपको फिर से ध्यान रखना है। चलो बहुत अच्छी बात है, कोशिश आपको करते रहना है। अब मेरी बात को समझो। 15% लाभ पर बेचने का मतलब 115। जैसे ही उसने 6 रुपया बढ़ाया 18% लाभ हो गया। 18% लाभ का मतलब होता है 118। इधर से जो प्रतिशत बढ़ा है ये 115 से 118, प्रतिशत में केवल 3 बढ़ा है। प्रतिशत में केवल कितना बढ़ा है? 3। और वास्तव में कितना बढ़ा है? 6 रुपया। तो हमने कहा 3% की वैल्यू 6 है, तो 1% की वैल्यू क्या होगी? 6/3 यानी 2। 1% की वैल्यू अगर 2 है तो मेरे भाइयों 100% की वैल्यू कितनी होगी? तो 100% की वैल्यू 200 होगी और ये 200 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से आपको समझने होंगे। याद रखना, इसकी PDF आपके लक्ष्य जूनियर के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और माय डियर टेक्निकल टीम से निवेदन है कि कमेंट बॉक्स के अंदर इसकी जो लिंक है वो आप डालते रहिएगा, ठीक है? हाँ, पर आपका कमेंट के अंदर या आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखोगे वहाँ भी लिंक मिल जाएगी। लक्ष्य जूनियर का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन रखना। क्लास खत्म हो जाए 12 घंटे से बड़ी चली जाती है तो एक कक्षा यूट्यूब पे मिलेगी नहीं तुम्हें दोबारा। इसलिए आप जब इसको दोबारा रिवाइज करने का मन करे आपको, तो आप लोग इसकी PDF को एक बार रिवाइज कर लेना। मैं वैसे पूरी चीज़ें लिख ही रहा हूँ, है ना? देखो, एक वस्तु के 4% और 3% के लाभों पर बेचे गए विक्रय मूल्य का अंतर 3 रुपया है। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? अरे बाबू लोग टेंशन क्या लेनी। 4% और 3% लाभ। जब 4% लाभ की बात होती है ना बच्चों, 4% लाभ की बात होती है तो 104%। और 3% लाभ की बात होती है, 3% लाभ की जब बात होती है ना, तो आपको याद रखना है 103%। और इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, वो दोनों का डिफरेंस 1% होता है। दोनों का डिफरेंस कितना है? 1%। और उनका अब देखो विक्रय मूल्य है, ये भी विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का अंतर है 1%। और 1% की जो वैल्यू है वो 3 है। तो आपको याद रखना है 100% की वैल्यू है ना, वो क्या हो जाएगी? 300 हो जाएगी। और ये 300 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप खुद सोच के देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था, कितना प्यारा क्वेश्चन था। और मैं तो कहूँ भाई जी चील गाड़ी बना दो, बोले टेंशन नहीं लेनी है, चील गाड़ी तो बनानी है, ठीक है? आगे आ जाओ। अब आता है कि जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ अन्य वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो। हमारा भाई लोगों, हम लोगों ने आधे से ज़्यादा सफ़र है वो कंप्लीट कर दिया है। आधे से ज़्यादा सफ़र हमने कंप्लीट किया है। 41वें टाइप में हम आ गए हैं। और यूँ देखें तो अभी जितना पढ़ा है लगभग उतना और पढ़ना है। आप खुद सोच लो कि जितनी क्लास हो चुकी है उससे ज़्यादा लंबी क्लास अभी आगे और होगी। ये क्या कहता है? 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के बिक्री मूल्य के बराबर है। लाभ प्रतिशत बताओ। मैं जो बात बोल रहा हूँ ना, उस बात को एक बार आप देखते रहना, या जो बात मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ना वो समझना। 25 पुस्तकों का क्रय मूल्य 20 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। भाई साहब बराबर है, किसके बराबर है? ये तो हो गया बराबर। क्या क्या बराबर है? 25 पुस्तकों का क्रय मूल्य, 25 पुस्तकों का कौन सा मूल्य? क्रय मूल्य। 25 पुस्तकों का क्रय मूल्य और बराबर है किसके? 20 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के। 20 पुस्तकों का कौन सा मूल्य आ गया? तो हमने कहा विक्रय मूल्य आ गया। बोलो बात समझ में आ गई क्या? मेरी बात को फिर से समझना। 25 पुस्तकों का क्रय मूल्य, ये देखो 25 का क्रय मूल्य बराबर है किसके? 20 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के। अब मेरी बात को बड़े प्यार से समझने की कोशिश करो। अनुपात में हमने देखा कि इधर का तो इधर होता है और इधर का इधर होता है कि नहीं होता है? ये सेम ही बात वापस आ गई है। अब देखो क्रय मूल्य का मतलब 20 है, हमने खरीदा है 20 में, और विक्रय मूल्य का मतलब 25 है, हमने बेचा है 25 में। हमने खरीदा 20 में, बेचा 25 में, हमें खुद को पता लग गया है लाभ हुआ है 5 का, बट्टा में 20 और परसेंटेज के लिए गुणा में 100। 5 का भाग 20 में 4 बार जाएगा, 4 का भाग 100 में 25% जाएगा। आपको कतई टेंशन नहीं लेनी है ना? ये अपना राइट आंसर है। आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी। आप लोगों के लिए टेंशन लेने को बाबू भैया मैं बैठा है, तो आप क्यों टेंशन लेते हो? ठीक है ना? हाँ, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ाई करते रहना, बहुत शानदार तरीके से पढ़ाई करते रहना और कोशिश करते रहना, ठीक है ना? हाँ। और अब हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर चलें। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से समझो। 28 वस्तुओं का लागत मूल्य 21 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बिक्री मूल्य के बराबर है। अब आप मुझे एक बात बताओ कि इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे आप लोग? जरा ध्यान से समझो। 28 वस्तुओं का लागत मूल्य है, 28 वस्तुओं का लागत मूल्य, और लागत मूल्य जो होता है ना बेटा, लागत मूल्य को हम बोलते हैं क्रय मूल्य, और बराबर है 21 वस्तुओं के बिक्री मूल्य। 21 वस्तुओं का बिक्री मूल्य, और बिक्री मूल्य का मतलब कौन सा मूल्य होता है? विक्रय मूल्य होता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है? चलो जी हम आगे यहाँ से चलें। और अभी तक मैंने देखा है कि ना तो सभी लोगों ने लाइक किया है और ना सभी लोगों ने शेयर किया है। भाई आप लाइक और शेयर करते रहिएगा। और जैसा कि मैं यहाँ देख रहा हूँ
और जितने लोग सेशन में आए हैं उन्होंने किसी ने भी अभी तक लाइक और शेयर नहीं करा, ये गलत बात है जी, है ना। हाँ, अब मेरी बात को सुनो। 28 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 21 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। हम क्या कहना चाहते हैं, आपको पता है इस बात का? हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है क्रय मूल्य जो कि 21 है, यहाँ लिखा हुआ है विक्रय मूल्य जो कि 28 है। बताओ मेरे को एक बात बताओ, क्रय मूल्य का मतलब खरीदा, बोलो खरीदा कितने में? तो हमने 21 में खरीदा। और उसके बाद में विक्रय मूल्य का मतलब बेचना, बेचा कितने में? 28 में। अरे 21 में खरीद के 28 में बेचा, 7 का लाभ हो गया, बट्टा में 21 और परसेंटेज के लिए गुणा में 100, 7 का भाग 21 में 3 बार, और जब 100 में 3 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा 33 सही 1/3। और देखने को तुम्हें लिखेगा 33 सही 1/3, है ना। ये 33 सही 1/3 और परसेंट है, ये आप लोग ध्यान से समझें। बोलो क्लियर है क्या? ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कहता है? 20 संतरों का लागत मूल्य, वाह बेटा वाह, ये 20 संतरों का कौन सा मूल्य आ गया? लागत मूल्य आ गया, बराबर 16 संतरों के बिक्री मूल्य। बिक्री मूल्य का मतलब हो गया बेटा विक्रय मूल्य। बिक्री मूल्य का मतलब कौन सा मूल्य हो गया? विक्रय मूल्य हो गया। देखो गणित में जितने टाइप बनते हैं ना, सभी टाइप कर रहे हैं हम तो कुछ नहीं छोड़ रहे, देखो, है ना। क्रय मूल्य का मतलब खरीदना है, देखो 16 रुपए में खरीदा। विक्रय मूल्य का मतलब बेचना है, देखो 20 रुपए में बेचा। 16 रुपए में खरीदकर 20 रुपए में बेचा तो हमें लाभ हो गया। 16 में खरीद के 20 में बेचा तो हमें लाभ हो गया। और बाबू भैया लाभ भी कितने का हुआ? तो हम लोगों को जो लाभ हुआ है वो कितने का हुआ है? 4 का। बट्टा में क्रय मूल्य 16 है, परसेंटेज के लिए गुणा में 100 है। 4 का भाग 16 में 4 बार जाएगा, 4 का भाग 100 में 25 बार जाएगा, और यही तो 25% हमारा राइट आंसर है। बोलो आपको क्यों टेंशन लेनी? मुझे एक बात बताओ तो, है यहाँ पर टेंशन लेगा बिरजो मेट, आपको टेंशन नहीं लेनी है। टेंशन कौन लेगा? तो टेंशन का आपको मैंने बता दिया, टेंशन यहाँ पर लेगा बिरजो मेट, अपन नहीं ले। अपना तो आंसर सही है, ये ध्यान रखना है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। के बराबर है। अरे बाबा यहाँ भी लाभ हो रहा है। अब तो मैं सोच रहा कि तुम लोग आंसर क्यों नहीं दे रहे हो भाई, जल्दी आंसर दो। 12 वस्तुओं का बिक्री मूल्य, बिक्री मूल्य का मतलब हो गया बच्चा विक्रय मूल्य। 12 वस्तुओं का बिक्री मूल्य का मतलब हो गया है क्या? विक्रय मूल्य हो गया है, बराबर बराबर। 15 वस्तुओं का लागत मूल्य, तो यहाँ पर 15 वस्तुओं का लागत मूल्य हो गया। और लागत मूल्य का मतलब क्या कहा? लागत मूल्य का मतलब हो गया बच्चा क्रय मूल्य। बोलो क्लियर है क्या? 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। लो जी लो, ठीक है। मेरी बात को सुनो, बिक्री मूल्य यानी विक्रय मूल्य, 15 वस्तुओं के लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य 15 है, क्रय मूल्य 12 है, मतलब क्रय मूल्य 12। भैया 12 रुपए में खरीदा है और विक्रय मूल्य 15 है, तो 15 में बेचा है, सीधी बात है। 12 में खरीदा, 15 में बेचा, हमें यहाँ लाभ हुआ है 3 का, और बट्टा में क्रय मूल्य है 12 और गुणा रे महीने है 100। 3 का भाग 12 में 4 बार और 4 का भाग 100 में 25% आपका आएगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलो बहुत अच्छी बात, बहुत ही शानदार। कोशिश आप लोग करते रहिएगा, लाइक और शेयर भी आप लोग करते रहिएगा। चलो हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर चलें। इस टाइप को भी आप बहुत महत्वपूर्ण के अंदर काउंट कर लेना। अब देखो ये वाला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान से समझो। जब रुपए ए में बी वस्तु खरीदकर बी में ए वस्तु बेची जाए। हाँ, अब मेरी बात को सुनो, क्या कहते हैं? ए में तो बी खरीदी जाए और बी में ए बेची जाए। ये वैसे देखा जाए ना तो ये भयंकर कंफ्यूजिया है, और भयंकर कंफ्यूजिया है, पर आपको कंफ्यूजिया की तरफ जाना नहीं है, आपको नॉन कंफ्यूजिया में चलना है। टेक्नोलॉजिया के जमाने में कंफ्यूजिया होना बहुत छोटी बात है, पर समझो, देखो मेरी बात को सुनो। मैं कहता हूं रुपए 20 में 21 कलम खरीदकर सभी कलम 21 में 20 रुपये कलम की दर से बेच दी जाए तो लाभ का प्रतिशत क्या है? अरे सुनो ना, एक काम करो, है ना, एक साइड में तो लिखो रुपया और एक साइड में लिखो वस्तु। अब देखो रुपए 20 वस्तु 21, रुपए 20 वस्तु 21, उसके बाद में सभी कलम 21 रुपये, रुपये 21 और वस्तु 20। लो जी लो, खटाखट कर दो। 21 गुणा 21 होता है 4 4 1, 20 गुणा 20 होता है जी 400। मेरी बात सुनो, लाभ कितने प्रतिशत का होगा? आप हमेशा याद रखना, जब भी शॉपिंग करने जाते हो आप, है ना, हाय रे मैं तो शॉपिंग करने गई रे, शॉपिंग करने जाते हो तो वस्तु खरीदते हो कि रुपया? ऐसा बेल्ट ले लो 20 रुपये दे दो ना, 20 रुपये ले लो बेल्ट दे दो। जब हम खरीदते हैं, शॉपिंग करते हैं तो वस्तु होती है, और वस्तु वाला जो भाग होता है ना वो क्रय मूल्य होता है। रुपया हम लोगों को रुपया कब मिलेगा? बाबू भैया रुपया कब मिलेगा? रुपया तब मिलेगा जब आप बेचोगे तो रुपया मिलेगा, खरीदोगे तो वस्तु मिलेगी। यहाँ पर आ गया विक्रय मूल्य। बोलो बात समझ में आ गई आप लोगों को? अब सुनो, 400 में खरीद के 441 में बेचा, 400 में खरीद के 441 में बेचा, लाभ 41 का, क्रय मूल्य 400 और गुणा रे महीने 100, ये कट गए और यहाँ पर आ गया 10.25। ये लो बच्चों, ये 10.25 आपका राइट आंसर हो गया। बोलो कितना अच्छा क्वेश्चन था, है ना? भाई हो ये मेरी पतली कमर, यहाँ बहुत प्यारे प्यारे से क्वेश्चन है जी। आगे चलो, अगला क्या कहता है? 5 रुपए में 6 के हिसाब से खरीदी और 6 रुपए में 5 के हिसाब से बेची, लाभ। एक साइड में आप लोग एक काम करें रुपया लिखें और एक साइड में एक काम करें वस्तु लिखें। जब रुपए की बात आएगी तो 5 रुपए में 6 की दर से और 6 रुपए में 5 की दर से। बोलो क्लियर है ना? मेरी बात सुनो, आप इधर से इधर और इधर से इधर कर दो। चलो हमने कर दिया।
5 गुना 5 हो गया बाबू भैया 25 है, 6 गुना 6 हो गया 36 है। हम लोगों ने थोड़ी देर पहले एक बात करी थी कि जब आप शॉपिंग करोगे तो आपकी वस्तु मिलेगी, शॉपिंग करोगे तो वस्तु मिलेगी। और देखो वस्तु वाला हमेशा क्रय मूल्य होता है, वस्तु वाला हमेशा कौन सा मूल्य होता है, वस्तु वाला हमेशा क्रय मूल्य होता है और रुपए वाला हमेशा विक्रय मूल्य होता है। बताओ 25 में खरीदा 36 में बेचा, हे प्रभु 25 में खरीदा 36 में बेचा, लाभ हुआ है 11 का, 25 से 36 11, बट्टा में क्रय मूल्य 25 है, परसेंटेज के लिए गुणा में 100, 25 का भाग 100 में 4, 11 गुना 4 44% और 44% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? कितना प्यारा क्वेश्चन था हमारा, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त, बहुत मजेदार। उसके बाद में तुम ये भी कह सकते हो बहुत टमाटर बड़े मजेदार, क्योंकि आज के क्वेश्चन है ही कुछ ऐसे ही। अब क्या होता है जब मूल्य में प्रतिशत वृद्धि हो जाती है या कमी होने की वजह से वस्तु की कुछ मात्रा अधिक या कम मिले, भाई साहब याद रखना कई किताबों में ये वाला प्रश्न प्रतिशत में आ जाता है और कई किताबों में लाभ हानि में आ जाता है। हम तो बाबू भैया इसको लाभ हानि में पढ़ रहे है ना। देखो कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। यदि मेज का मूल्य 25% से बढ़ाया जाता है तो एक व्यक्ति 25,000 रुपये में 25 मेज कम खरीद पाता है। मेज का वास्तविक मूल्य क्या है? मेरी बात को सुनो भाई, अब याद रखना यहाँ एक नाम आता है प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक मूल्य आता है या फिर वास्तविक मूल्य आता है। प्रारंभिक मूल्य या वास्तविक मूल्य आता है और ये कैसे निकालते हैं मैं आपको बताता हूँ। और याद रखना पीपीटी के अंदर जो आपकी ये जो पीडीएफ है ना उसके अंदर पूरा का पूरा लिखा हुआ है। मैं मेरी तरफ से हर चीज आपको लिख करके यहाँ रखूंगा। इसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ कि वीडियो हो सकता है आपको दोबारा मिले कि नहीं मिले, यूट्यूब बता भी सकती है, मैं आपको पहले बता दिया है। पीडीएफ आप तक मैं पहुंचाऊंगा, पूरी की पूरी पहुंचाऊंगा, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, मस्त होकर के रहना है। हर चीज यहाँ मैं लिख रहा हूँ। अगर बेटा जी लाभ होता है ना, लाभ होता है तब तो कैसे लिखते हैं? ऊपर लिखते हैं लाभ और नीचे लिखते हैं 100 प्लस लाभ, और गुणा में क्या लिखते हैं? रुपए बट्टा वस्तु, ऐसा लिखते हैं। और जब हानि होती है तो हानि में क्या करते हैं बच्चा? ऊपर लिखते हैं हानि, ऊपर क्या लिखेंगे? हानि, और नीचे क्या लिखेंगे? 100 माइनस हानि। ऊपर लिखा हानि, नीचे क्या लिखा? 100 माइनस हानि। और गुणा में क्या लिखा? गुणा में हमने लिखा रुपए बटा वस्तु। गुणा में हमने क्या लिखा? रुपए बटा वस्तु। लाभ होता है तो लाभ का मामला सेट करना है, हानि होती है तो हानि का मामला सेट करना है ना। इतना सा काम आपको करना है। चलो बहुत अच्छी बात है, आगे की बात मैं करता हूँ। 25% बढ़ाया जाता है, ऊपर लाभ की जगह 25 होगा और नीचे 125 होगा, बस इतना सा काम करना है। वृद्धि तो 100 प्लस वृद्धि, कमी तो 100 प्लस कमी, है ना। यहाँ लाभ की जगह वृद्धि भी हो सकती है और हानि की जगह कमी भी हो सकती है। ऊपर 25,000 में 25 ये लिखा मैंने 25,000 और 25,000 में कितनी? 25 ये, क्योंकि रुपए बटा वस्तु लिखा है। यहाँ मैंने लाभ लिखा है, यहाँ वृद्धि भी लिख सकते हो। लाभ और वृद्धि एक ही चीज होती है जी, ठीक है जी। 25 का भाग 25,000 में जाएगा 1,000 बार, 25 का भाग 125 में जाएगा 5 बार और यह आएगा 200 रुपये। बेटा याद रखना वास्तविक मूल्य 200 रुपये। क्लियर है मेरी बात? वास्तविक मूल्य 200 रुपये। यहाँ पर वास्तविक मूल्य पूछा है, लेकिन अगर हम लोगों से कोई ये पूछे कि मार साहब ये भी बता दो कि नया मूल्य क्या है, ये भी बताओ कि नया मूल्य क्या है, तो हम बोलेंगे जो 200 है वो तो आपको लिखना ही।